अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने रामनाथ गोयनका लेक्चर में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बिहार चुनाव के नतीजों से अपने भाषण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में महिलाओं ने रिकॉर्ड वोटिंग करके ऐतिहासिक परिणाम दिए, जिसके कारण ऐतिहासिक नतीजे देश के सामने हैं। सुनिए। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है। इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। यकीनन बिहार चुनाव में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। पीएम ने इस कार्यक्रम में लालू यादव पर भी जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में लालू यादव अगर चाह लेते तो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, उनको मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि इस बार जंगलराज को बिहार ने पूरी तरह से नकार दिया। बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने 15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगलराज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। विकास का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में नजर आए। बिहार के दरभंगा में जन्मे स्वर्गीय रामनाथ गोयनका का इंडियन एक्सप्रेस समूह, जिसके वो संस्थापक रहे, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार इन्हीं के नाम पर है। प्रधानमंत्री ने उन्हें भी अपने अंदाज में याद किया और आगे बढ़ते हुए कुछ पंक्तियां। एको अहम द्वितीयो नास्ति, यह अद्वैत वेदांत का एक मंत्र है, जिसका अर्थ है एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। आगे की लाइन है न भूतो न भविष्यति। कुछ लोग इस पूरी पंक्ति को अहंकार के संदर्भ में जोड़कर लिखते हैं, लेकिन हम आज इसे एक राजनीतिक दुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी थोड़ा मॉडिफाई करके, एक शब्द के हेरफेर के साथ। हमारी पंक्ति है एको नीतीश द्वितीयो नास्ति। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। ये स्लोगन आप कई साल से सुन रहे हैं, लेकिन आज इससे आगे के प्रश्नों पर आपको लेकर चलने वाले हैं। क्या बिहार में नीतीश कुमार के होने से ही बहार है? क्या नीतीश कुमार के अलावा बाकी सब बेकार हैं? अभी बिहार कवरेज के दौरान पटना में 19 साल की एक लड़की मिली। उसका कहना था कि उसके लिए तो सीएम का मतलब ही नीतीश कुमार है। पूरे इलेक्शन में ऐसे न जाने कितने लोग मिले जिन्हें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो या केंद्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, या फिर राज्य के लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से। नीतीश 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 9 बार रिकॉर्ड शपथ ले चुके हैं। बिहार को आदत हो गई है उन्हें सीएम की शपथ लेते देखने की। लेकिन नीतीश की 10वीं शपथ से पहले सियासी बाजार में कई किस्म के किंतु परंतु इस वक्त घूम रहे हैं। ये क्यों घूम रहे हैं, इन्हें कौन घुमा रहा है, जनहित की पहली खबर में इसे विस्तार से हम बताने वाले हैं। लेकिन शुरुआत उस निमंत्रण पत्र के साथ जो बिहार में नई सरकार के शपथ समारोह का है।
उसने नहीं छपवाया, पर हमारी एबीपी न्यूज की ग्राफिक्स टीम ने छाप दिया है। इसमें बिहार की एनडीए सरकार की ओथ सेरेमनी की तारीख है। नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी। वेन्यू भी छपा हुआ है, क्योंकि जीत ऐतिहासिक है, इसीलिए शपथ भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही होगी। लेकिन इस कार्ड में बस एक कमी है, डेट और वेन्यू के ऊपर जो आप बैंक स्पेस देख रहे हैं, यहां दूल्हे का नाम लिखा जाना है, मतलब सीएम से है। वैसे तो यहां नीतीश कुमार ही लिखा जाना है, लेकिन जब तक घराती बाराती मिलकर अनाउंस नहीं कर देते, बता नहीं देते, तब तक हमने भी ये स्पेस खाली छोड़ रखा है। नीतीश पर किसने और क्यों सस्पेंस बना रखा है, ये बताने से पहले आज का अपडेट जान लें। नीतीश कुमार आज राज्यपाल से मिलने तो गए, पर आज उन्होंने इस्तीफा नहीं सौंपा। आज सिर्फ बताने गए थे कि 19 तारीख को आऊंगा, इस्तीफा दे जाऊंगा। उसी दिन विधानसभा भंग होगी और फिर 20 तारीख को नई सरकार नए फॉर्मेशन में शपथ लेगी। 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। और क्योंकि नीतीश ने आज इस्तीफा नहीं दिया, इस पर अलग अलग खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है कि वो डरे हुए हैं। बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है। पटना में बैठे सांसद पप्पू यादव ने भी कुछ एक्सक्लूसिव कहानी बनाकर एबीपी न्यूज को सुना दी और लगे हाथ नीतीश को महागठबंधन के बिहाफ पर घर वापसी का ऑफर भी दे दिया। भैया ये तो गॉड समझिए या नीतीश जी की कृपा समझिए कि ये 79 पर रुक गए, अन्यथा ये 103, 4, 5 का इनका टारगेट था। 2 आदमी मिलकर के सरकार बनाना चाहते थे। नीतीश कुमार जी को ये मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। बिना शर्त के, बिना लेट किए 5 साल के लिए नीतीश कुमार जी को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, और नीतीश कुमार जी को बना भी दिया, वो मजबूरी होगी। ये नीतीश कुमार के दल को भी तोड़ेंगे, दिल्ली में भी तोड़ेंगे। हालांकि पप्पू यादव जो बोल रहे हैं, इस पर महागठबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सवाल हवा में तैर गए। क्या नीतीश के मन में बीजेपी को लेकर कोई संशय पैदा हुआ है? नीतीश इस्तीफा देने गए थे तो फैसला आखिरी वक्त में क्यों बदल लिया? विधानसभा भंग करने की तारीख 19 नवंबर क्यों दी? जेडीयू विधायक दल की आज होने वाली बैठक क्यों टाल दी गई? हालांकि अब समझ से परे है कि नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। ये कंफ्यूजन क्यों है? एनडीए के 5 दलों में से 3 के टॉप लीडर बोल चुके हैं कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। नीतीश कुमार निश्चित रूप में, हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। मैं ये मानूंगा कि एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हमारे गठबंधन के विधायक, हमारे गठबंधन के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करने का काम करेंगे। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझको बात समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। और आज जो नए बयान आए हैं उसमें तो बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कहा है कि नीतीश ही सीएम होंगे। इसे लेकर कहीं किसी भी तरह का भ्रम नहीं है। उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं तो वही हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन इसका फैसला तो विधायकों को करना है, इसलिए हम एक तरफा नहीं बोल सकते इस बात को। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला है, चिराग जी ने बोला है, मांझी जी ने, सब लोगों ने बोल दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो साकार करने के लिए जिस दिन बिहार आएंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस दिन शपथ लेंगे। लेकिन इसके बाद भी सीएम का सुपर सस्पेंस इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि बीजेपी के बिहार के नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले नेता मौन साधे हैं। पहेलियां बुझाई जा रही हैं कि नीतीश ही सीएम होंगे। ऐसा पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कह रहे? कल पीएम आवास पर तीनों की बड़ी बैठक हुई थी, तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा समय तक, लेकिन खबर बाहर नहीं आई। पटना में नीतीश के घर भी एनडीए नेताओं का आना जाना बढ़ गया है। खबर वहां से भी निकलकर सामने नहीं आ रही।
अब हम आपको बताते हैं नीतीश कुमार के ही सीएम होने में क्यों किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। राजनीतिक समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से चलती है। जो इन तीनों के हिसाब से नहीं चलते वो महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक हो जाते हैं, और जो समय, काल, परिस्थिति के हिसाब से ढल जाते हैं वो बीजेपी, जेडीयू, मोदी और नीतीश कुमार कहलाते हैं। एनडीए ने बिहार में नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, इसीलिए नीतीश कुमार ही सीएम के पहले दावेदार हैं। बीजेपी 89 सीटें लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन भूल नहीं सकती कि जेडीयू भी 43 से सीधे 85 सीटें लाई है। और समय, काल, परिस्थिति यह है कि बिहार की सियासी धुरी नीतीश कुमार ही है सबसे स्वीकार्य नेता। एनडीए को मिले जनादेश में सुशासन बाबू की छवि की अहम भूमिका रही है। नीतीश की सीटें बीजेपी से सिर्फ 4 कम हैं। जेडीयू 2 गुनी ताकत से लौटी है। केंद्र में एनडीए की सरकार नीतीश के 12 सांसदों के समर्थन पर टिकी हुई है। नीतीश को डिस्टर्ब करने का मतलब होगा 2029 से पहले केंद्र सरकार को डिस्टर्ब करना। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा भूल करेगी? 2024 में जब नीतीश लौटे तब उनकी ताकत 43 सीटों की थी। फिर भी 74 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने सीएम पद नीतीश के लिए छोड़ दिया था। तो क्या अब अपने सीएम की जिद करने की स्थिति में वो आ चुकी है? बिहार हिंदी पट्टी का इकलौता राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी 35 साल से अपने सीएम का सपना देख रही है, लेकिन हर बार नीतीश उसके लिए जरूरी भी बन जाते हैं और मजबूरी भी बन जाते हैं। सवाल आता है, बीजेपी के पास रास्ते क्या हैं? अभी तो 4 ही रास्ते नजर आते हैं। पहला रास्ता है नीतीश को ही सीएम बनाएं, बदले में मलाईदार मंत्रालय ले लें। दूसरा रास्ता यह है, मलाईदार मंत्रालय, भारतीय जनता पार्टी मतलब ताकतवर मंत्रालय अपने पास रख ले। दूसरा रास्ता है प्रतीक्षा करे जब तक नीतीश खुद ही संन्यास का ऐलान नहीं कर देते हैं। तीसरा रास्ता है नीतीश के संन्यास के बाद 2.5 साल सीएम फॉर्मूला बना रहे। चौथा रास्ता 2029 तक सब्र रखे, फिर अकेले लड़कर पूर्ण बहुमत जुटाए। यानी कुल जमा 4 रास्ते आज बीजेपी के लिए दिखते हैं और चारों साइन बोर्ड पर एक ही शब्द लिखा हुआ है और वो है सिर्फ इंतजार। 2029 से पहले अगर जेडीयू में नीतीश की जगह निशांत एस्टैब्लिश हो गए तो फिर बीजेपी के सीएम रूट में इक्का दुक्का ट्विस्ट और आ सकते हैं। हालांकि निशांत, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उन्होंने ना कोई संकेत दिया है, ना कोई उनकी मंशा नजर आती है राजनीति में आने की। एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से देखा आपको उम्मीद था कि पिताजी इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे। नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि है और इस छवि के साथ उनकी एक और छवि है और वो है पलटू राम की। 2024 के बाद से और इस चुनाव में भी वो कई बार कह चुके हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का सियासी रिकॉर्ड बताता है कि अपने 2005 से 2010 के पहले कार्यकाल के बाद से वो हर 2-2.5 साल में रोटी पलटाते रहे हैं। बीजेपी से उनके ताज़ा रिश्तों को भी जनवरी 2026 में 2 साल हो जाएंगे। इसलिए संभव है बीजेपी भी पूरी प्रतीक्षा करे। ऐसा होगा तो उसके बाद खुद को विक्टिम बताने, अलग लड़ने, सहानुभूति लेने के उसके बाद के कई कारण मौजूद रहेंगे। अब सुनिए बिहार में ऐतिहासिक जीत के बावजूद सीएम वाली सस्पेंस स्टोरी पर एक्सपर्ट अपनी क्या राय जता रहे हैं। बड़ा भाई बनने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जो घटक दल हैं उनमें सहयोग की भावना दिखाते हुए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के नाम पर ही सहमति बनाई। बीजेपी भी समझ रही है कि किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को नाराज करना ठीक नहीं होगा। इस तरह का रिस्क बीजेपी लेगी कि नीतीश कुमार को सीएम बनने के अलावा कुछ और उनको अपॉर्चुनिटी दे। मुझे अभी तो नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट का भी मसला है। आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद इस देश में कोई ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री न बना के देश में पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप झेले। आपने एक्सपर्ट की राय समझ ली है।
जनहित की हमारी टीम का भी ये मानना है कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर अभी फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी और 20 तारीख को नीतीश ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। हालांकि जब तक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अनाउंस नहीं कर दे तब तक आप जानते हैं कुछ भी हो सकता है। जनहित में आगे बढ़ेंगे, बात अब लालू परिवार की। बिहार में वोटिंग वाले दिन पूरा लालू परिवार एक साथ इकट्ठा होकर पटना में वोट देने पहुंचा। वोटिंग करने के बाद एक साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवाई। हंसते मुस्कुराते हुए पारिवारिक एकता का प्रदर्शन किया गया। लेकिन रिजल्ट वाले दिन आरजेडी को ऐसा ग्रहण लगा है कि लालू परिवार में गृह कलेश मच गया है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन रोहिणी आचार्य शनिवार को रोते हुए लालू यादव के घर से निकली और ऐलान कर दिया कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं। जरा सोचिए, एक बेटी के साथ क्या बीता होगा कि वो अपने मायके से रोती हुई आनन फानन में बाहर निकली। रोहिणी के साथ बदसलूकी होती रही और लालू यादव कुछ कर नहीं पाए। इसीलिए कई सवाल बन रहा है जो रोहिणी आचार्य के दावों से निकलकर सामने आए हैं। 14 नवंबर की रात लालू यादव के घर पर ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी रोते हुए घर से बाहर निकली, चली गई। आखिर वो कौन संजय है जिसने तेजस्वी यादव को धृत राष्ट्र बना दिया है? आखिर वो कौन जयचंद है जिसके कहने पर तेजस्वी ने अपनी बड़ी बहन को घर से निकाल दिया? क्या रोहिणी ने अपने पिता को किडनी टिकट के पैसे के बदले बेची थी? रोहिणी के बाद लालू परिवार में अब किसने घर छोड़ दिया है? क्या वाकई लालू यादव और राबड़ी देवी अपने ही घर में बंधक बना लिए गए हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको देंगे, लेकिन पहले लालू परिवार में मचे गृह कलेश का ट्रेलर देखिए। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है? माइक नीचे कर रहा है सभी, थोड़ा माइक चल रहा है। घर में फूट पड़ गई है। तेजस्वी को पद से बाहर करना है, वो टेकुआ की तरह सीधा हो जाएगा। कौन है वो गुनाहगार जो लालू जी को नजरबंद करके रखे हुए हैं? तेजस्वी के अहंकार की वजह से राष्ट्रीय जनता दल की ये दुर्गति हुई है। हर लोग चाहते हैं जयचंद और मान सिंह का विदाई। रोहिणी के साथ 14 नवंबर की रात को उनके माता पिता के सामने क्या हुआ था, ये खुद रोहिणी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, क्योंकि मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। कोई बेटी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से निकले और भगवान से दुआ मांगे कि किसी घर में उसकी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो, जिसे अपने ही माँ बाप के सामने अपने छोटे भाई के हाथों बेइज्जत होना पड़े। तो सोचिए रोहिणी किस मेंटल टॉर्चर से गुजरी होंगी। रोहिणी के साथ क्या हुआ होगा? सूत्रों ने जो जानकारी दी है वो पूरी तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जिसके जरिए आपको समझ में आएगा। शुरुआत तब हुई थी जब चुनाव नतीजों पर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा कि तुम तो बहुत खुश हो गए। यहां पर दिखा रहे, देखिए ये फैमिली ड्रामा। 14 नवंबर को लालू परिवार में भूचाल आया था। तेजस्वी यादव ने कहा तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। रोहिणी आचार्य अपनी बहन से, रोहिणी ने कहा यह सब संजय की वजह से हुआ है। संजय यादव जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, तेजस्वी के करीबी। तेजस्वी यादव ने कहा गंदी औरत तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तुमने अपनी गंदी किडनी बेची है, वो किडनी जो रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को दी थी, और यह भी कहा कि किडनी बेची है, करोड़ों रुपए हमसे लिए हैं। तेजस्वी घर में सबसे छोटे हैं। तेजस्वी आगे बोलते हैं अपने मनपसंद लोगों को टिकट भी दिलवाया है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट जब चल रहा था, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद वहां पर मौजूद थे। रोहिणी ने कहा तुम माँ बाप के सामने मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो वो पूरी तरह से गलत है। रोहिणी आचार्य की ओर से यह कहा गया कि मेरे दिल से तुम्हारे लिए बददुआएं निकल रही हैं।
जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, जिस तरह के शब्दों का तुमने अभी अभी माँ बाप के सामने इस्तेमाल किया है। रोहिणी ने कहा, अभी और देखना, बददुआ तुमको लगेगी मेरी, क्योंकि रोहिणी को जिस तरह के शब्दों से उन्होंने किडनी बेचना, तुमने किडनी के बदले पैसे लिया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, तो फिर उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं यहां से अभी के अभी निकल जाओ, यानी कि अपने घर से उनको बाहर जाने के लिए, यानी कि एक तरह से भाई अपनी बहन को भगा रहा है कि जाओ। तेजस्वी यादव कहते हैं तुम्हारा इस घर और परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। और ये सब कुछ जब हो रहा था, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वहां पर उस समय घर के भीतर मौजूद थे, सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जब रोहिणी के साथ तेजस्वी यादव इतना गंदा सलूक कर रहे थे और उन्हें घर से निकल जाने की चेतावनी दे रहे थे, तब पूरा परिवार वहीं पर मौजूद था। लालू यादव, राबड़ी देवी, दोनों लोग रो रहे थे, लेकिन उनकी ओर से कोई विरोध तेजस्वी यादव का नहीं किया गया, ना ही उन्हें रोका गया। अपने छोटे भाई की बदतमीजी, बदसलूकी और उस पर अपने माता पिता की चुप्पी ने रोहिणी को किस कदर तोड़ दिया। आप देखिए, जब अगले दिन रोहिणी अपना मायका छोड़कर निकली, उनकी आंखें बता रही थीं कि पूरी रात वो रोई हैं। शब्द उनके भर्राए हुए थे, गला रूंधा हुआ था। मायके से बेइज्जत करके निकाले जाने के बाद रोहिणी की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी गई थी, सुनाते हैं आपको। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमेश, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तेजस्वी यादव ने साल 2024 में संजय यादव को सांसद बनाकर राज्यसभा भेजा। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले संजय यादव की दोस्ती तेजस्वी के साथ क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान हुई थी। संजय यादव को पटना बुलाकर तेजस्वी ने उन्हें 2015 के चुनाव में आरजेडी से जुड़े कैंपेन का इंचार्ज बना दिया। 2020 के चुनाव में संजय यादव पूरी तरह से आरजेडी के रणनीतिकार बना दिए गए। पिछले 10 सालों से संजय यादव तेजस्वी यादव के आंख, नाक, कान बन गए हैं। 2020 की जीत के बाद तेजस्वी और संजय की जोड़ी पार्टी में पावरफुल हो गई। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी ने लालू परिवार में दरार के लिए सीधे सीधे संजय यादव पर उंगली उठाई है। तेज प्रताप के समर्थक आरोप लगाते हैं विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी पर कब्जा करने की प्लानिंग संजय यादव ने ही रची। संजय के इशारे पर तेजस्वी यादव ने फैमिली मेंबर्स को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। तेज प्रताप के समर्थक तो ये भी कहते हैं कि तेज प्रताप के अफेयर से जुड़ा विवाद भी संजय के इशारे पर आरजेडी ने उछाला था। संजय यादव के कहने पर ही तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को घर से निकाला था और अब संजय यादव ने ही तेजस्वी यादव को अपनी बहन रोहिणी के खिलाफ भड़काया। आरोप तो ये भी लगते हैं कि तेजस्वी की शह पर संजय यादव का लालू फैमिली में इतना दबदबा है कि लालू प्रसाद यादव तक की नहीं चलती। अब सवाल यह है, आखिर लालू परिवार में क्या चल रहा है? तेजस्वी यादव अपनी हार से इतनी ज्यादा क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए कि अपनी ही बहन पर पिता को किडनी बेचने का आरोप लगा दिया। आप सुनिए रोहिणी ने तेजस्वी से क्या सवाल पूछे हैं। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। आप खुद सोचिए, जब पिता की विरासत संभालने की बात आई तो तेजस्वी यादव ने अपना दावा ठोक दिया, लेकिन जब पिता की जान बचाने के लिए किडनी देने की नौबत आई तो लालू यादव का कोई बेटा नहीं बल्कि बेटी रोहिणी सामने आई थी और अब वही बेटी रोते हुए अपमान का घूंट पीकर अपने मायके से निकल गई। ऐसे में सवाल तो बनता ही है, जो आज रोहिणी के साथ हुआ वो तेज प्रताप के साथ पहले हो चुका है, इसीलिए रोहिणी का दर्द वो अच्छे से महसूस कर पा रहे होंगे। आप उन्हें सुनिए कि उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या बयान दिया गया। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। रोहिणी पटना से अब सिंगापुर अपने ससुराल चली गई हैं,
लेकिन लालू परिवार में दरार और गहरी होती जा रही है। रोहिणी के जाने के बाद लालू यादव की 3 और बेटियां मायके से चली गई हैं। बिहार में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद मंथन का दौर भी वैसे शुरू हो चुका है। 3 दिन से लालू परिवार और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सियासी सदमे में थे। अब आज हार पर मंथन के लिए पटना में आरजेडी के हारे और जीते हुए नेताओं की 4 घंटे तक मैराथन बैठक हुई। पार्टी के सभी जीते हुए 25 विधायक और हारे हुए 115 उम्मीदवारों के साथ तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी निवास पर मीटिंग की। इस बैठक में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी मौजूद थीं। लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी। तेजस्वी के नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी, वही वर्तमान और भविष्य है इस पार्टी का। तेजस्वी पार्टी को सही तरीके से चला रहे हैं, उनकी तारीफ की लालू यादव ने। उनके नेतृत्व में पार्टी ने विस्तार किया है। इसके बाद विधायकों ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया, जो कि फिर से बिहार में विपक्ष के नेता होंगे। इसके अलावा बैठक के अंदर से जो खबर निकली उसके मुताबिक पार्टी ने हार के अंदरूनी कारणों पर तो चर्चा की ही, साथ में आरोप लगाया कि एनडीए सरकार और चुनाव आयोग की धांधली ईवीएम उनकी हार की वजह बनी। नेताओं ने मीटिंग में कहा कि 10,000 रुपए का प्रलोभन देकर वोट खरीदा गया, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया गया, ट्रेन में दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों को लाया गया, गड़बड़ी करके एनडीए ने चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र का हत्या हुआ है बिहार के अंदर, आप सब लोग जानते हैं। 10-10 हजार रुपया का प्रलोभन देकर करके और वोटर को खरीदने का काम किया गया। सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला, तो ये समीक्षा का विषय है। सूरत नहीं थी, पूरे देश के समीक्षकों ने और उन्होंने इस पर चर्चा की है और बताया है कि यह बिना मैनिपुलेशन के हो ही नहीं सकता। इस तरह बिहार में लोकतंत्र का गला घोटा गया है और चुनाव से एक दिन पहले पूरे बिहार, पूरे देश से ट्रेन पे भर भर के लोग आए। आखिर उसका भाड़ा किसने दिया? सरकारी तंत्र की जीत है ये एनडीए से ज़्यादा ये तंत्र की जीत है, प्रशासन की जीत है ये। और सिंपल चीज़ है, ये समझ से परे है। आरजेडी नेताओं के आरोप अपनी जगह हैं। जो सच्चाई है वो ये है कि महागठबंधन आरजेडी की अगुवाई में चुनाव बुरी तरह से हारा है और आरजेडी का ये दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। इसके पहले 2010 में आरजेडी को महज 22 सीटें मिली थी, 2025 में 25 सीटें मिली हैं। 2020 में आरजेडी को 23.11% वोट मिले थे, तब पार्टी 143 सीटों पर लड़ी थी और 75 सीटें जीती थीं 2020 में। इस बार आरजेडी को 23% वोट मिले हैं। 141 सीटों पर लड़कर आरजेडी महज 25 सीटें ही जीत पाई। यानी आरजेडी का वोट पिछली बार से घटा नहीं है, बल्कि एनडीए का वोट इतना बढ़ गया है कि महागठबंधन को चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच वोट का अंतर 9% का है। इस 9% के अंतर में आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, कांग्रेस को 6 सीट, लेफ्ट में माले को 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। सीपीएम और आईआईपी को 1-1 सीट मिली, यानी कुल महागठबंधन में 243 से 35 सीट पर ही जा सिमटा। राजनीति के जानकार और चुनावी विश्लेषक ये मान रहे हैं कि एनडीए ने जीत की जो रणनीति तैयार की उसका तोड़ महागठबंधन के पास था ही नहीं। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ तो जुट रही थी, जैसा कि पहले भी जुटती रही है। तेजस्वी ने नया वोट बैंक बनाने का जो प्रयोग किया था वो बहुत हद तक सफल नहीं हो पाया, उल्टे उसी के वोट बैंक में सेंध लग गई। आरजेडी इस बार जिन 25 सीटों पर जीती है, उन 25 सीटों पर पार्टी की जीत का अंतर आपके सामने रखते हैं। आरजेडी 3 सीट 1000 से कम वोट से जीती। 5 सीटों पर जीत का अंतर 1 से 5000 के बीच रहा। 8 सीटों पर 5 से 10,000 के बीच के अंतर से उसे जीत मिली। 9 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से ज्यादा का रहा है। यानी आरजेडी को जो भी सीटें मिली हैं उनमें से आधी से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर बहुत ज्यादा का नहीं है। वैसे महागठबंधन की हार को लेकर जो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं वो ये है कि उम्मीदवारों का चयन ठीक से नहीं किया गया और गठबंधन में तालमेल की कमी तो साफ साफ नजर ही आ रही थी। फ्रेंडली फाइट से भी संदेश अच्छा नहीं गया। कुछ तस्वीरें इसकी गवाह बनी रही। मधुबनी विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे आरजेडी की नेता मदन शाह को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर प्रदर्शन किया, नाराजगी जताई, टिकट खरीद बिक्री का आरोप मढ़ दिया।
ये सीट आरजेडी हार गई। इसी तरह महिला आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल को टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ गई, दूसरे नंबर पर रहीं। आरजेडी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आ गए। आपको याद होगा, जनहित में मैंने कई बार आपको ये बताया था कि MIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहती थी। इसके लिए बाकायदा चुनाव ऐलान से पहले MIM के नेता तेजस्वी यादव और लालू यादव के दरवाजे पर ढोल बजाते हुए पहुंच गए थे। कई बार चिट्ठी लिखी, बावजूद इसके तेजस्वी और लालू यादव ने MIM को गठबंधन में एंट्री नहीं दी, कोई भाव ही नहीं दिया। उल्टे एक इंटरव्यू में चुनाव के दौरान ओवैसी को तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। नतीजा ये हुआ कि जो मुस्लिम वोट महागठबंधन को मिलता वो असदुद्दीन ओवैसी की ओर चला गया। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 28 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 20 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। MIM खुद 5 सीटें जीती, आरजेडी 2 और कांग्रेस 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। सीमांचल जो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां आरजेडी उम्मीदवारों को हार मिली। इस चुनाव में तेजस्वी ने जो जातीय प्रयोग किए वो भी फेल रहा। एनडीए के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए एनडीए के कोर वोटर जातियों को टिकट दिया गया, जो कि सफल नहीं हो पाया। सबसे ज्यादा 54 यादवों को टिकट दिया गया, जिनमें से 11 जीते। आरजेडी को मुस्लिम यादवों की पार्टी कहा जाता है। 19 में से 3 मुस्लिम जीते। भूमिहार कुशवाहा जाति के 2 विधायक आरजेडी से जीते हैं। 3 अति पिछड़ी जाति से, 4 दलित बिरादरी से विधायक बने हैं। 10 सीटों पर तो बीएसपी को इतने वोट मिल गए कि उससे महागठबंधन का उम्मीदवार हार गया। राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि आरजेडी के हार का बड़ा फैक्टर स्थानीय असंतोष, बूथ मैनेजमेंट की कमी और चुनावी नब्ज को नहीं पकड़ पाना रहा। अब तेजस्वी के सामने पार्टी को टूट फूट से बचाने और संगठन को धार देने की चुनौती है, ताकि हार के सदमे से समर्थक उबर पाए। सरकार कितने भी खिलाफ हम लोग के काम करे, चुनाव में कुछ भी करके हरा दे, हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। एक सीट पे कोई पार्टी लड़ी हो और 95-96 सीट जीत गया हो तो है, मैटर तो सीरियस है और लोकतंत्र खतरे में है। हम लोग ने इंस्ट्रक्शंस दिया है कि मतलब कि हम लोग पब्लिक के मैंडेट से नहीं हारे हैं, पब्लिक हमारे साथ है। 1 करोड़ 79 लाख लोगों ने हमें वोट दिया है और हम लोग इस मैंडेट को लेकर पब्लिक में जाएंगे और हम लोग जनता के बीच में 5 साल रहेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से ये चुनाव नहीं हुए। हमने देखा बहुत जगह पर जीविका की दीदियां चर लोग वे बूथ पर है, किस अति से आप बैठाए हुए हैं भाई। इसलिए कहीं पर से निराशा तो होती है, लेकिन हमारे नेता पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। ये तो बात हो गई आरजेडी के महागठबंधन के। आगे बढ़ते हुए बात अब बीजेपी की कर लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी भले ही बहुमत से चूक गई हो, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन कर चौंका दिया और इसी प्रदर्शन के बूते बीजेपी ने अब नया इतिहास भी बना दिया है। बीजेपी के विधायकों की संख्या रिकॉर्ड 1654 हो गई है। साल 2024 में आंकड़ा 1588 का था। 2023 में बीजेपी के 1441 विधायक थे। साल 2022 में बीजेपी के कुल विधायक 1289 थे। वहीं साल 2021 में 1278 विधायक जीते थे। पूरे देश भर का अलग अलग राज्यों के आंकड़े हैं, यानी बीजेपी के विधायकों का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता रहा। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जब केंद्र में अपने कदम रखे, तब से ये आंकड़ा, उस समय 2014 का आंकड़ा देखिए, महज 1035 का था। और अब इतना बड़ा जंप, इतनी बड़ी उछाल भारतीय जनता पार्टी ने यकीनन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और राज्यों में जो मजबूती उसने अपनी पार्टी को दी है, उसके बलबूते ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। वैसे तो दंगों का जिन्न अक्सर चुनाव के दौरान होता ही है, लेकिन बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद 36 साल पुरानी भागलपुर दंगों की फाइल खुल गई है, जिस पर दिल्ली से लेकर असम तक सियासी घमासान तेज हो गया है, जिसके केंद्र में है असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल। हरे भरे खेतों में लहलहाती गोभी की फसल की तस्वीर, जिसे 70 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रोक की मदद से इस तस्वीर के मायने पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट असम के स्वास्थ्य मंत्री अशोक सिंघल ने बिहार नतीजों के ठीक बाद किया। अशोक सिंघल ने 14 नवंबर को दोपहर 1:48 पर गोभी वाली तस्वीर पोस्ट कर लिखा, बिहार ने गोभी की फसल को मान्यता दे दी।
इस पोस्ट पर हजारों रीट्वीट और कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी है, जो अशोक सिंघल के समर्थक और खिलाफ दोनों तरफ के हैं। कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने लिखा, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद असम के एक मौजूदा कैबिनेट मंत्री द्वारा गोभी की खेती की छवि का इस्तेमाल राजनीतिक विमर्श में एक चौंकाने वाला निचला स्तर दर्शाता है। ये गंदा और शर्मनाक दोनों है। गौरव गोगोई ने आगे गोभी की खेती के तार 36 साल पुराने भागलपुर दंगों से जोड़े, बीजेपी पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप लगाए। दरअसल साल 1989 में भागलपुर में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिसमें मुस्लिम समुदाय के करीब 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भागलपुर के इन्हीं दंगों में गोभी कांड का जख्म भी दफन है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी इंडियन कल्चर वेबसाइट के दस्तावेजों के मुताबिक सांप्रदायिक दंगों की चपेट में भागलपुर का लोगाई गांव भी था, जहां 116 मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। दंगाइयों ने लाशों को खेतों में दफना दिया था और किसी को शक न हो इसलिए ऊपर से गोभी की फसल बो दी। 1989 में जब भागलपुर में दंगे हुए थे, तब केंद्र और बिहार दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण को कुर्सी से हटा दिया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भागलपुर के दंगों के बाद बिहार में मुस्लिम समुदाय ने लालू का हाथ थाम लिया और बिहार से कांग्रेस के पतन की शुरुआत हो गई। भागलपुर दंगों का दाग कांग्रेस अपने दामन से कभी नहीं छुड़ा पाएगी। नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही भागलपुर दंगों की जांच में तेजी आई थी। एनडीए सरकार ने दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया था। भागलपुर दंगों का जो कलंक कांग्रेस के दामन पर लगा है, उस पर पोस्ट कर अशोक सिंघल ने सेल्फ गोल कर दिया है और अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। कांग्रेस पार्टी अब खिसिया गई है, इसलिए वो तरह तरह के स्वांग रच रही है, अलग अलग बातों पर आपत्तियां कर रही है। आखिरकार गोभी की खेती को लेकर के ऐसी आपत्ति करने का मतलब क्या है, और भागलपुर दंगों से उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भागलपुर दंगे किसकी असफलता थी? उनके ही पार्टी के नेता, बहुत वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, एक गमले में गोभी उगा करके करोड़ों रुपए कमाने वाली तमाम बातें आकर चर्चा में रहती हैं। तो ये गोभी को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? बिहार में एनडीए की जीत में अशोक सिंघल ने गोभी की जो सियासी फसल बोई है, उसका एक सिरा असम विधानसभा चुनाव से भी जुड़ रहा है, जहां अगले 6 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, जहां की सियासत बिहार के जातीय समीकरण के उलट धार्मिक ध्रुवीकरण की धुरी पर चलती है। असम बांग्लादेश की सीमा से सटा राज्य है, जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा है। राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 30% पार कर गई है। हिंदू वोटरों की गोलबंदी कर बीजेपी बीते 2 चुनाव से असम में जीत दर्ज कर रही है और अब हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस ने अशोक सिंघल की पोस्ट को सियासी हथियार बनाकर बीजेपी पर अल्पसंख्यकों को डराने का आरोप लगाया है। वहीं गोभी वाली पोस्ट पर मचे सियासी संग्राम के बाद अशोक सिंघल कभी लौकी की तस्वीर तो कभी आधुनिक खेती का वीडियो डालकर लीपापोती कर रहे हैं। लेकिन बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत पर उन्होंने अपनी सांप्रदायिक सोच का दाग जरूर लगा दिया है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली बयानबाजी करते रहे। जनहित में आगे बढ़ेंगे। 3 लड़कों की तिकड़ी राहुल, तेजस्वी और अखिलेश बिहार चुनाव में बुरी तरह हारे, तो इसका असर अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर भी क्या पड़ता दिखेगा। बीजेपी ने अभी से ही अखिलेश यादव की घेराबंदी शुरू कर दी, तो समाजवादी पार्टी ने पीडीए मॉडल को रीडिजाइन करने की रणनीति तैयार कर ली है। बिहार में ना हाथ मजबूत हो पाया, ना लालटेन जल पाए, और तो और साइकिल भी कहीं नहीं पहुंच पाई। बिहार के नतीजों से सबक लेते हुए समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर लगातार काम कर रही है। ऐसे में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें सैफई लौट जाने की सलाह दे डाली है। समाजवादी पार्टी ने भी दम भरते हुए कहा है कि यूपी में सिर्फ वही बीजेपी का विकल्प है। अखिलेश यादव जी अगर अपने दोस्त श्री राहुल गांधी से नहीं सीखे हैं, सैफई जाने की तैयारी करें। माननीय अखिलेश यादव जी की अगुवाई में ही चुनाव होना चाहिए। समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। बीजेपी की जीत की वजह बताते हुए समाजवादी पार्टी
लगातार एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रही है तो ये भी बता रही है कि जहां अखिलेश यादव ने संबोधित किया वहां समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। यूपी में बिहार वाली गलती ना दोहराई जाए, इसलिए अखिलेश यादव दलित वोट बैंक पर बड़ा दांव खेलने वाले हैं। 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में दलितों का शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने नेताओं को सवर्णों पर भी टिप्पणी करने से रोक दिया है। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए मॉडल को रीडिजाइन कर रही है, जबकि बीजेपी तंज मारते हुए कह रही है कि यूपी में उन्हें रोकना अखिलेश के बूते की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी जो पीडीए की उनकी रणनीति है, उस रणनीति के तहत समाज के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी के बूते की बात नहीं है, श्री राहुल गांधी जी के रास्ते पर वो चलने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से बार बार ओवैसी को यूपी में साथ लेकर चलने की गुहार लगा रही हैं। जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को अब तक यूपी में मुस्लिमों का खूब साथ मिला है, लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने यूपी में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की जब से तैयारी शुरू की है, अखिलेश के लिए इससे निपटना आसान नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।